हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने स्टडी चैनल फिजिक गेम पर, जहाँ पर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर समझने के साथ साथ लर्न भी कर लेते हैं और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सारे नोट्स लर्न कर लेते हैं, डेफिनेशंस को डेप्थ में समझ भी लेते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड का दूसरा पार्ट, इट्स कलरफुल वर्ड। इसके पहले हमने ह्यूमन आई के दो पार्ट पढ़े हैं। हमने एक माइंड मैप बनाया था प्रीवियस वीडियो में, जब हमने ह्यूमन आई को समझना स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने माइंड मैप के थ्रू समझा था कि ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ड को कैसे हम दो अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। जहाँ पे हमने ह्यूमन आई का पार्ट अलग अलग बनाया था, जहाँ हमें ह्यूमन आई के दो पार्ट पढ़ने थे, दैट इज़ डायग्राम एंड डिफेक्ट्स। ह्यूमन आई में हमें दो चीज़ें समझनी थी, उसके डायग्राम को और उससे होने वाले जो भी डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आई में उसको। इन दोनों को ही हमने कवर अप कर लिया है, डिफेक्ट्स एंड डायग्राम दोनों को ही। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके डायग्राम एंड डिफेक्ट्स दोनों को ही प्रॉपर समझ लेंगे। हमने डायग्राम में ह्यूमन आई के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही डेप्थ में जाकर समझा है कि कैसे लाइट रेज ह्यूमन आई में जाती है और ह्यूमन आई के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग पार्ट्स को उनके डेफिनेशंस के थ्रू हमने समझा है। बहुत ही ईजी लैंग्वेजेज में हमने सारे डेफिनेशन को लिखा है, समझा है। आपने नोट्स भी बनाया होगा, अगर नोट्स नहीं बनाया है तो आप इन वीडियो को देख करके इसके नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ हमने एक एक अलग अलग डिफेक्ट्स को ही पढ़ा है। डिफेक्ट से भी रिलेटेड इसके अलग वीडियोज हैं, जहाँ पे हमने ह्यूमन आई के जो भी डिफेक्ट्स हैं लाइक मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सारे डिफेक्ट्स के बारे में डिफरेंट वीडियोज़ में हमने पढ़ा है। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के इन दोनों ही वीडियो सेशन को अटेंड करेंगे, ताकि ह्यूमन आई का कोई भी पॉइंट डायग्राम से रिलेटेड या डिफेक्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। क्योंकि ह्यूमन आई का डायग्राम एंड डिफेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले भी बताया था कि ह्यूमन आई के डायग्राम से रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको ह्यूमन आई के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना पड़ता है, और इसके लिए आपको ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए। इसलिए ह्यूमन आई को समझना आप बिल्कुल भी नहीं मिस करेंगे। ह्यूमन आई में हमने एक सीक्वेंस में सारे स्ट्रक्चर, सारे अलग अलग पार्ट्स को लर्न किया था और उसके डिफेक्ट्स को हमने अलग अलग समझा था। अब हमें समझना है मैप के थ्रू, हमने एक दूसरे मैप में यानी दूसरा पार्ट उसका बनाया था इट्स कलरफुल वर्ल्ड। हमने दो पार्ट डिस्क्राइब किए थे, एक ह्यूमन आई और दूसरा इट्स कलरफुल वर्ल्ड। जहाँ पे ह्यूमन आई में हमने डायग्राम एंड डिफेक्ट्स रखा था, वहीं इट्स कलरफुल वर्ल्ड में हमने रखा था डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, कैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट रेज का, कैसे स्कैटरिंग होता है, कैसे डिफरेंट कलर में लाइट रेज का डिस्पर्शन होता है और हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो बच्चों, यही दूसरा पार्ट आज हमें समझना है इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे इट्स कलरफुल वर्ड के बारे में और डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग के बारे में। तो बच्चों, बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन, जिसमें हमें समझना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म या ग्लास के थ्रू, यानी मेनली हम लेते हैं प्रिज्म, और प्रिज्म के थ्रू हम समझेंगे लाइट रेज का रिफ्रैक्शन। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिफ्रैक्शन को सबसे पहले समझते हैं। ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड को समझने के लिए, यानी ह्यूमन आई के कलरफुल वर्ल्ड को समझने के लिए रिफ्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो कैसे? तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज होता है। लाइट रेज की स्पीड चेंज होती है। किसकी स्पीड? लाइट रेज की। कब? जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, जैसे हवा से पानी में,
हवा से ग्लास में, ग्लास से पानी में। तो मीडियम जब बदलता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और जब स्पीड चेंज होती है तो लाइट रेज बेंट होता है, और जो बेंट होता है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन, लाइट रेज का रिफ्रैक्शन। आपको समझ में आ गया रिफ्रैक्शन? लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो उसका स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होने की वजह से जब लाइट रेज बेंट होती हैं तो उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इट्स कलरफुल वर्ल्ड में। अब वो कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट रेज यहाँ पे बहुत से मीडियम से होकर के पास करते हैं। अब इसी मीडियम को हम जरा कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं और कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इसी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को हम प्रिज्म पे समझेंगे। When we say a glass prism, it mean a triangular glass prism. ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है जिसके 3 साइड्स रेक्टेंगुलर होते हैं एंड 2 कोन ट्रायंगुलर होते हैं। अब इसी प्रिज्म पे हम रिफ्रैक्शन देखते हैं लाइट रेज का। तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगा प्रिज्म के थ्रू। कैसे होगा? अगर आप लाइट प्रिज्म को ऐसे अपने हाथों पे रखेंगे तो देखेंगे कि उसमें 3 साइड्स जो होते हैं उसके रेक्टेंगुलर दिखाई देते हैं, और 2 उसमें कोन्स हैं ट्रायंगुलर। ठीक है, अब उसी प्रिज्म पे लाइट रेज का रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिज्म, और इस प्रिज्म का, ये जो हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये प्रिज्म का एक कोन वाला हिस्सा ट्रायंगुलर है। ये, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम एंगल ए बोलते हैं, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, और हमारे प्रिज्म का जो ट्रायंगुलर शेप है वो ABC प्रिज्म का है। ठीक है, अब इस प्रिज्म पे आपको पता है कि एक मीडियम, जो कि एक मीडियम हमारा एयर है, और एयर से लाइट रे जिस ग्लास पे जाएंगी, देन ग्लास से अगेन एयर में, तो हमारा रेयरर टू डेंसर एंड अगेन डेंसर टू रेयरर वाला कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको प्रीवियस याद है कि रेयरर से डेंसर में जब लाइट रेज जाती हैं तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ बेंट होती हैं, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती हैं तो लाइट रेज नॉर्मल से दूर हटती हैं। तो हम यहाँ पे लाइट रेज सबसे पहले हमारी ये रेयरर से गई। ठीक है, रेयरर से गई, और ये जो है हमारी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे यहाँ नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो जाएंगी, नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो गई। ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, और यही रे हमारी कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम आए हैं तो लाइट रेज बेंट हो गई हैं। ओके, ये नॉर्मल है। अब इसका, चलिए इसका भी एक नामकरण कर देते हैं, ये हमारा PF हो गया। अब ये नाम थोड़ा सा अच्छे से इधर रख देते हैं, ये जो इनका नाम है, इनका नाम F है। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो चुकी है। अब ये जो अगला मीडियम होगा वो मीडियम होगा डेंसर टू रेयरर, और आपको पता है कि ये अगर हमारा यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी डेंसर टू रेयरर में जब आएगा तो इस नॉर्मल से दूर हटेगा, और जब दूर हटेगा तो इधर ये इमरजेंट होगा, और ये हमारा है इमरजेंट रे। ठीक है, एंगल बनाते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है I। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो है R, और नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है E। अब ये जितना बेंट हो रहा है, अगर ये हम यहाँ पे इसको मैच कराते हैं इस तरह, ये रे यहाँ, तो यहाँ पे जितना ये डेविएट हुआ है उसको हम कहते हैं D।
तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। नाम याद कर लीजिए, P और इसको हमने F दिया है, इसको हम E दे लेते हैं और इसको हम S दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ I क्या है? एंगल ऑफ I आपको पता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है। एंगल E क्या है? एंगल E जो है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट रे है। एंड एंगल D क्या है? ये आपका डेविएशन एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन है। और ये जो A है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये पी एफ आपका इंसिडेंट रे है, देन एफ एंड ई आपका रिफ्रैक्टेड रे है, एंड ई एंड एस आपका इमर्जेंट रे है। तो ये प्रिज्म के थ्रू लाइट रे का रिफ्रैक्शन है। लाइट रे कैसे बेंट हुआ है और कैसे उसके बाद इमर्जेंट हुआ है, ये प्रीवियस वाले पे डिपेंड है कि कैसे नॉर्मल से कब नॉर्मल की तरह बेंट होगा और कब नॉर्मल से दूर हटेगा। इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेंगे आप, जिस तरह से प्रिज्म से लाइट रेज का रिफ्रैक्शन हुआ है। प्रिज्म पे हम डालेंगे वाइट लाइट और इस वाइट लाइट का डिस्पर्शन देखेंगे, यानी ये हमारा है वाइट लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। अब ये प्रिज्म पे वाइट लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होकर के अलग अलग फॉर्म के कलर में फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका नॉर्मल है और नॉर्मल से ये बेंट हो रहा है वाइट लाइट, और ये वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है। वो कैसे? तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, आप उसको लर्न कर लेंगे तो कलर्स को ईजिली आप डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, एक वर्ड याद रखना है, विबग्योर। क्या याद रखना है? विबग्योर। इस वर्ड को याद रखना है और ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। विबग्योर को नीचे से ऊपर की तरफ, यानी VIBGYOR इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और यहाँ से कलर्स आपको सभी को अलग अलग डिस्पर्स होना है। तो सबसे पहले आपका आएगा वायलेट, देन आपका इंडिगो, देन आपका ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। इन सब के अलग अलग वेवलेंथ होंगे और इसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको डिराइव किया गया है विबग्योर को। तो एक बार और इसको थोड़ा सा इसका एंगल ऑफ डेविएशन है वो और भी ज़्यादा है। तो विबग्योर को आप याद रखेंगे इस तरह से, आप देखेंगे कि इसके नॉर्मल से कौन कितना कैसे किसका वेवलेंथ गया है, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका वायलेट है, वायलेट के ऊपर इंडिगो है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर आर। फिर आपको इस वर्ड को याद रखना है विबग्योर, इसी के थ्रू आप इसको इसी सीक्वेंस में रखेंगे। और ये है लाइट रेज का डिस्पर्शन। क्या है? डिस्पर्शन। हमने समझा वाइट रेज कैसे 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई है। इन सभी कलर्स के अपने अपने वेवलेंथ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो एंड देन वायलेट। ये सभी अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड का होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, लाइट रेज का डिस्पर्शन कैसे हुआ है। वाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई है और इन 7 कलर्स को किस सीक्वेंस में रखना है? सो नीचे से ऊपर की तरफ विबग्योर के फॉर्म में रखना है। इस नेम को याद रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब कर देंगे। और इधर से इधर, जैसे हम इधर से इधर की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म होगा वेवलेंथ का, और ये हो गया आपका डिक्रीज हो रहा है। और इधर से इधर जब जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है। इधर से इधर की तरफ जाने पे, यानी
नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आने पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको डिस्पर्सन के लिए याद रखना है। अब हमें समझना है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट रेज आती हैं और उनके रास्ते में, यानी एक ऐसी मीडियम से होकर के लाइट रेज आ रही हैं जिसमें बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स में से डस्ट पार्टिकल्स, धूल के छोटे छोटे कण, बारिश की छोटे छोटे बूंदे, इन सारे बहुत से छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स हैं उसके रास्ते में, उसके मीडियम में जहाँ से लाइट रेज होके जा रही है, तो इन मीडियम्स के थ्रू लाइट रेज के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग बढ़ जाते हैं और इसी इंसिडेंट को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट रेज का कुछ पार्टिकल इधर उधर बिखर जाना, स्कैटर हो जाना। और इस इंसिडेंट कैसे होता है, ये तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के थ्रू, डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल के अलावा रेन के पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में कभी कभी ह्यूमिडिटी होती है तो उसके थ्रू। तो जब लाइट के पार्टिकल्स इधर उधर पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में इधर उधर फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, इसी इंसिडेंट को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपने कभी सोचा है कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है जस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से ही। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हमें स्काई, ब्लू स्काई दिखाई देता है। अब वो कैसे, उसको समझते हैं कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, रीज़न क्या है इसके बिहाइंड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब वो देखो कैसे। तो स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे का रीज़न कैसे है। तो स्काई ब्लू, जब लाइट रेज यानी सन से चलती हुई जब वाइट लाइट रेज आ रही हैं तो उन वाइट लाइट रेज के रास्ते में बहुत से टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत से डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स के मीडियम्स उनको मिलेंगे। इन मीडियम्स के थ्रू लाइट रेज के पार्टिकल्स स्कैटर हो गए। अब जब लाइट रेज के पार्टिकल्स स्कैटर हुए तो उनमें जो वायलेट एंड ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है वो रेड के कंपैरिजन में 16 गुना अधिक होता है। अब इस वजह से जो वायलेट एंड ब्लू कलर हुए ये चारों तरफ स्कैटर हो गए। और जब ब्लू कलर और ब्लू कलर और वायलेट कलर ये दोनों चारों तरफ जब स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी स्कैटरिंग ब्लू और वायलेट की रेड से 16 गुना अधिक हुई है, और ये जब चारों तरफ स्कैटर हो गए हैं तो जब हमारी आंखों में ये कलर सबसे ज़्यादा तेज़ी से पहुंचते हैं, कौन से, ब्लू और वायलेट। और इसीलिए जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान भी हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। चारों तरफ इन दोनों कलर का स्कैटरिंग है, ज़्यादा हुआ रहता है, और इसीलिए जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सनसेट एंड सनराइज के टाइम हमें सन जो है वो रेड दिखाई देता है। अब सनसेट एंड सनराइज के टाइम सूर्य जो है वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है। तो देखो, जब सनसेट होता है और जब सनराइज होता है तो उस टाइम सन से आने वाली जो लाइट रेज हैं उन लाइट रेज को बहुत लंबा दूरी तय करके हम तक आना होता है, और इतने लंबे टाइम तक, इतने लंबा सफ़र करने में जब लाइट रेज आती हैं तो आपको पता है कि ब्लू रेज की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए हमें आसमान जो है नीला दिखाई दे रहा था। अब लंबा ट्रैवल करके जब लाइट रेज आ रही हैं तो इन लाइट रेज से ब्लू एंड वायलेट स्कैटर हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से स्कैटर होती हैं, बहुत सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो ब्लू और लाइट रेज की स्कैटरिंग ऑलरेडी हो जाती है। चलते चलते जब हम तक कलर आती है तो आपको पता है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और उस टाइम जो हमारी आंखों तक रेज आती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ रेड ही बची रहती हैं, और हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे लाइट रेज के ही थ्रू, यानी रेड की स्कैटरिंग उस टाइम होती है। ऑलरेडी पहले ही ब्लू और वायलेट निकल गई हैं, इसीलिए उस टाइम सन जो है हमें रेड दिखाई देता है। अब दोपहर के समय देखो, दोपहर के समय क्या होता है कि सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, और उस टाइम वो कम दूरी तय करके आता है उसकी लाइट रेज। तो लाइट रेज का डिस्पर्सन जो है लगभग
इक्वली होता है और उस टाइम लाइट रेज का जब डिस्पर्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, लाइट रेज की डिस्पर्शन नहीं स्कैटरिंग होती है, तो लाइट रेज लगभग उस समय सभी कलर्स का इक्वली स्कैटरिंग होता है और इसी वजह से दोपहर के समय हमें सन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम सफ़ेद दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है। तो आप देखोगे तो दोपहर के समय सन जो है वो एकदम चमकता हुआ वाइट सा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे सभी कलर की प्रॉपर इक्वली स्कैटरिंग हुई रहती है। पास में रहता है तो सभी कलर्स दिखाई देते हैं, सभी कलर्स की स्कैटरिंग हुई रहती है, तो वहाँ पे हमें वो कैसा दिखाई दे रहा है, वाइट। लेकिन वहीं सनराइज और सनसेट के टाइम वो कैसा दिखाई दे रहा है, रेड, क्योंकि काफ़ी दूरी से लाइट रेस ट्रेवल करके आती हैं और जब दूर से आती हैं तो पहले ही ब्लू की स्कैटरिंग हो जाती है, बहुत तेज़ी से होती है, सबसे ज़्यादा जल्दी, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होती है ब्लू की, तो वो हो चुकी होती है। जब लाइट रेज हम तक पहुंचती हैं तो रेड वेवलेंथ, रेड लाइट आती हैं और उसी वजह से रेड कलर जो हमको दिखाई देता है सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे रेड फॉर्म में दिखाई देता है। तो याद रखेंगे इन दोनों ही एग्जाम्पल को, दोनों ही फॉर्मेशन स्कैटरिंग के ही बेसिस पे है। यानी पहला जो हमने देखा जिसमें हमने समझा कि हमें आसमान का कलर नीला क्यों दिखाई देता है, वो भी लाइट के स्कैटरिंग के वजह से, और सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हमें रेड क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग के वजह से। ठीक है, दोनों को ही आप याद रखेंगे।